ये देखिए, ये तो बहुत सीरियस मैटर है भाई। ये कोई जोक का मैटर नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने किया वो किसी भी तरीके से एक देश नहीं कर सकता। ये तो माफिया करते हैं भाई। आपने जैसे कहा कच्चे के डाकू या कहीं के भी डाकू वो करते, तो भैया ये ऐसे राष्ट्रपति को उठा करके आप ले गए यार, और कुछ किसी से पूछा नहीं, और वो भी झूठ बोल करके। देखिए, ये पूरा खेल मैंने अपने चैनल पे भी बताया, आपके भी जरूरत, ये पूरा खेल एक चीज का है, डॉलर। अब आप अगर पूछे कि ये डॉलर की वैल्यूएशन कैसे होती है, डॉलर इतना मजबूत कैसे है, आपके यहाँ 250 रुपए का है, हमारे यहाँ 90 रुपए का है, कहीं और पे ये इतना, डॉलर किस चीज के अगेंस्ट में इतना मजबूत है, कैसे उसकी वैल्यूएशन? उसका एक ही कारण है, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया ने उन 50 साल पहले जब सऊदी अरेबिया में यूएस ने अरामको कंपनी खोली और तेल का वहां पे पता चला, उन्होंने सऊदियों से कहा कि हम तेल निकालेंगे आपके यहाँ पे, आप तेल दुनिया को बेचेंगे, मगर कंडीशन एक है कि आप सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। अब इसका कारण, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि सबको डॉलर चाहिए। अगर आपको तेल चाहिए तो आपको डॉलर चाहिए, क्योंकि सऊदिया बोल रहा है कि हमसे अगर आपको डॉलर खरीदना है, अरे हमसे अगर तेल खरीदना है तो डॉलर खरीदिए। डॉलर कोई गोल्ड के अगेंस्ट में पड़ी हुई करेंसी नहीं है कि भाई जैसे ये $100 है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग कहीं पे 100 रुपए का या $100 का वहां पे कोई गोल्ड रखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है। अब आप देखिए, जब 50 साल हो गए थे उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो सऊदी अरेबिया ने डॉलर में ट्रेड करने को मना कर दिया कि हम सारी दुनिया से डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन करवाया, आप जानते हैं। 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ और वेनेजुएला में धुआं धुआं कर दिया। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल फोर्सेस उठा के ले गई। ड्रोन से अटैक हुआ, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से अटैक हुआ और पूरे देश को, यानी कि उसकी राजधानी को कम से कम तहस नहस कर दिया। भारत पे इसके क्या असर पड़ेंगे? वर्ल्ड मार्केट्स पे, ऑयल मार्केट्स पे इसके क्या असर पड़ेंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है आखिर? अगला देश कौन सा है जो डोनाल्ड ट्रंप के स्नाइपर स्कोप में है? बिल्कुल दोस्तों, ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया एंड प्रेसिडेंट मडुरो को अरेस्ट कर लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। आगे का टारगेट कौन होगा किसी को नहीं पता। ऑल ऑफ दिस शोज की दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं वजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो जो बात हो रही है इंटरनेशनल स्टेज पर, वो वेनेजुएला की ही बात हो रही है। 2 दिन से मैं भी इस किस्म के विलाग करता रहा हूँ। और कल जैसा हमने बताया था कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की, डेल्सी रोड्रिगेज खातून है, उसने अमेरिका के खिलाफ सख्त सुस्त बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि मदुरो और उसकी अहलिया को रिहा किया जाए। लेकिन उसका ये नकाब एक ही दिन में उतर गया है। अब फिर ये 2 दिन पहले की बात थी जो हमने कल आपको इतला किया था। कल जो हुआ उसमें उसने अब ऐसा कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किसी भी किस्म का कन्फ्रंटेशन, मुकाबलाबाजी नहीं चाहते और हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वैसे अगर किसी ने, जो जिसने भी मेरे व्लॉग सुने होंगे, मुझे पहले दिन यही लगता था कि जिस तरह भारत में अंग्रेज लोग 18वीं या 19वीं सदी में किस तरह जो मुखालिफ होते थे राजाओं के, उनको अपने साथ मिलाकर और हुकूमत बदली कर दिया करते थे, ये इस किस्म का ही मामला है। लेकिन फिर दूसरे दिन जब डेल्सी रोड्रिगेज ने ऐसा सख्त जुबान इस्तेमाल की, तो फिर कल मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन अब जैसा मैंने अर्ज किया, उसका ये नकाब उतर गया है। अब वो जो जुबान बोल रही है, इससे साफ साफ जाहिर है कि वो शुरू से जो है अमेरिकी फोर्सेस के साथ मिली हुई थी और उसको खुशी है कि उसको तो सदारत मिल गई, वेनेजुएला जाए बाहर में। अब ये आज की बात नहीं है, हजारों सालों से ऐसा होता रहा है। जो लोग, जो हुकूमतें
डोमिनेटिंग होती हैं, जैसे 2000 साल किबल रोम की सरकार थी, पूरी दुनिया पे उसकी दादागिरी चलती थी। अब तकरीबन 80 साल से, ये दूसरी जंग अजीम के बाद है, इससे पहले ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वर्ल्ड पावर, 45 के बाद अमेरिका बन गया। अब अमेरिका का तूती बोलता है और वो जिसे चाहते हैं, जो चाहते हैं, हुक्म देते हैं, उसको मानना पड़ता है। अब कल ट्रंप ने प्रेस पीपुल से बात करते हुए इस बात का खुलासा कर लिया, जब उससे खुरच खुरच कर पूछा गया कि आखिर वेनेजुएला चलाएगा कौन, उसने कहा हम चलाएंगे। बात सीधी हो गई। अब घुमा फिर के ट्रंप की ये बात तो है, वो कोई चीज ढकी छुपी नहीं रखता, भले ही वो कड़वा सच क्यों न हो, किसी को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन जो उसके मन में होता है सामने सामने बोल देता है। वो उसके ऊपर कोई भी गिलाफ नहीं चढ़ाता। अब वो खुल्लम खुला बोल रहा है कि दूसरे मुल्कों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। और मेक्सिको, क्यूबा के लिए तो उसने बोला क्यूबा पूरा डिपेंड करता था वेनेजुएला के ऊपर, वो तो खुद ही गिर जाएगा, उसने कहा। फिर उसने कोलंबिया को धमकी दी कि तुम लोगों से, और ये हकीकत है, पाब्लो एस्कोबार सुना होगा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन स्मगलर था। वो सब कहते हैं एक हफ्ते में $600 मिलियन की कोकेन स्मगल करता था अमेरिका में, हवाई जहाजों से बेचता था वो। खैर अभी भी कोलंबिया से बहुत सारी कोकेन जाती है, तो अभी ट्रंप ने उनको धमकी दी है और कहा है कि आप अपने हालात सुधारिए, नहीं तो फिर हमें आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। अब मेक्सिको भी ऐसा ही है, वहाँ भी जो है ड्रग कार्टेल्स बहुत सारे हैं और वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स भी अमेरिका में आते रहते हैं, तो मेक्सिको के खिलाफ भी अमेरिका को या ट्रंप को गिरज है। अच्छा, ग्रीनलैंड की बात भी आपको तो इल्म है, जब से ये आया है, जनवरी में आया था, मतलब 1 साल हो गया उसको, उस वक्त ही उसने कहा था कि ग्रीनलैंड जो है ना, वो हमें अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। वो तो ऐसा तो कहने को वो कहता है कि मैं तैयार हूँ उसको खरीदने के लिए, यानी उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तो वो भी नहीं कहता। अब ये कहता है कि हमें शायद ग्रीनलैंड पर कब्जा करना पड़े, क्योंकि ग्रीनलैंड में रूसी और चीनी जहाज दनदनाते फिरते हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर दुनिया को वर्टिकल, अभी जैसे इक्वेटर है वो दुनिया को हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में बांटती है, अब अगर हम एक ऐसी लाइन खींचे लॉन्गिट्यूड की जो दुनिया को वर्टिकली 2 हिस्सों में बांट दे, तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर अभी ट्रंप का हुक्म चलेगा। और जब इसने ये कहा ट्रंप ने कि हो सकता है हमें ग्रीनलैंड पर कब्जा करना पड़े, तो जो डेनमार्क का जो वजीर आजम है, उनका नाम है मीट फ्रेडरिक्सेन, उसने कहा कि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका या ट्रंप जो है जबरदस्ती करके ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है, तो ये नाटो के लिए आखिरी दिन होगा, क्योंकि नाटो जो है ना, वो अमेरिका और यूरोप का जो है जंगी इत्तेहाद है, और उसमें डेनमार्क भी उसका हिस्सा है। अगर नाटो के ममालिक खुद ही एक दूसरे के मुफादात के खिलाफ काम करेंगे या एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे, जंग करेंगे, तो जाहिर है फिर नाटो खत्म हो जाएगा। और वैसे भी कहता रहा है जब से ये आया है ट्रंप कि नाटो में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका देता है, मनी वाइज वो बोलता है, दूसरों को भी जो है अपना अपना शेयर, यानी यूरोप को भी अपना अपना शेयर अदा करना चाहिए। तो अब अगर ऐसा उसने ग्रीनलैंड पे भी कब्जा कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अब तो ये जाहिर हो गया है कि पहले के ज़माने में ये जो सुपर पावर्स होते थे वो ढके छुपे अल्फाज में
या पॉलिटिकली करेक्ट जो है जुबान इस्तेमाल करके किसी न किसी मुल्क से अपनी मर्जी का काम करवाते रहते थे। यानी फ्रॉम बैकग्राउंड जो है वो तारे खींचते थे, उनके ऊपर हुक्म चलाते थे। अब ये मुखौटा, ये नकाब अमेरिका ने अपने चेहरे से हटा दिया है। वो सीधा सीधा बोलता है, हाँ मैं गुंडा हूँ, मैं बुली हूँ और मैं जो चाहूँगा करूँगा। आपको अगर मानना है तो मानो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती आपसे ये मनवाऊँगा। और देख रहे हैं 2 दिनों से, और उसने तो खुलम खुला ये इकरार भी कर लिया कि हाँ हम ही इसको वेनेजुएला को चलाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट जंगल राज। कुछ दिन पहले चाइना जो था उसने वेनेजुएला के साथ मुश्किल से हफ्ता 10 दिन पहले ये ट्रेड डील साइन की थी कि जो वेनेजुएला के साथ वो ऑयल खरीदेंगे, वो ऑयल वो युआन में खरीदेंगे। और जब से ट्रम्प आए हैं उनका एक ही चीज है कि डॉलर वीक ना पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले धमकी ब्रिक्स नेशन को दी थी कि अगर ब्रिक्स अपना अल्टरनेटिव करेंसी बनाता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, अल्टरनेटिव करेंसी का मतलब है मार्केट में डॉलर की कमी, जैसे मार्केट में डॉलर की डिमांड में कमी का आ जाना। जब जिस चीज की डिमांड नहीं होगी उसकी वैल्यू गिर जाएगी, डॉलर ऑन द मूव गिर जाएगा। फखर भाई ने अभी फखर भाई अक्सर बोलते थे भाई आपका फॉरेक्स रिजर्व इतना बिलियन डॉलर हो गया। डॉलर ही क्यों हुआ? और क्या होता अगर बिलियन डॉलर आपने दूसरे की करेंसी आप सेव कर रहे हो तो उससे क्या फायदा होता था? उसका फायदा ये होता था कि सारी दुनिया यूएस को डॉलर को ट्रेड करती थी। 50 साल पहले डॉलर जो था 89% जो था वो ट्रेड वॉल्यूम का करेंसी हुआ करता था। यानी पूरी दुनिया में अगर 100 रुपए की ट्रेडिंग होती थी तो 100 यूनिट की ट्रेडिंग होती थी तो उसमें 89 यूनिट की ट्रेडिंग जो है वो डॉलर से होती थी। आज वो घट के 59 पे हो गई है। तो ये जो एक वरीसम था कि वापस से डॉलर को जिंदा करना है। मैंने तो जब मैं बच्चा था ना तो मैंने देखा था कि कुवैत के ऊपर इराक ने अटैक कर दिया था इसी ऑयल के लिए और कहा था कि ये हमारा 5th प्रोविंस है। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने जी, यूनाइटेड नेशन ने तुरंत ऑथराइजेशन चैप्टर 7 में इशू कर दिया कि जिसको भी कुवैत के इराक के अगेंस्ट में अटैक करना है वो कर ले। वो चैप्टर 7 में यूएन से सैंक्शनड है। मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बहुत भयंकर चर्चा हो रही है कि हुआ कैसे ऑपरेशन, ये लोग गए कैसे, इनको जानकारी कैसे मिली, इनको कैसे पता था कि मडूरो कहां पे छुपा हुआ है, ये पूरा का पूरा मामला जो है हुआ कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले ये डिकोड करते हैं कि ऑपरेशन के स्पेसिफिक्स क्या थे। मॉक हाउस, CIA source and special forces, the US operation to capture Maduro. Elite US forces, including the Army's Delta Force, rehearsed the mission using a full-scale replica of Nicolas Maduro's heavily fortified safe house. ये जिस safe house के अंदर था, उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी हासिल करी। ये जानकारी कैसे हासिल करी दोस्तों? लोगों का ये कहना है कि उसकी सिक्योरिटी तक वहां पे CIA ने इन्फिल्ट्रेट कर ली थी। जो उसके बॉडीगार्ड्स थे ना भाई, जो मडूरो के बॉडीगार्ड्स थे, उन तक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था और वहां पे अपने बंदे, इसके कोर इनर सर्कल, जो उसका साया बन के सवेरे से शाम तक उसके साथ घूमते थे, उसके साथ रहते थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो एक्चुअली CIA वाले थे। Beginning in August, a small CIA team operated on the ground to map Maduro's pattern of life, enabling precise operational timing. The CIA also maintained a close access asset monitoring Maduro's movements and capable of pinpointing his exact location in real time. यानी कि वो जो बंदे उसके बिल्कुल जो मडूरो के साथ लगे हुए थे, वहां पे उनका एक एसेट था और वो जो एसेट था उनका वो रियल टाइम बताता था। रियल टाइम। हाँ, अब मडूरो इस घर से उस घर गया है। सो अमेरिकन्स के जो पास इंटेलिजेंस थी दोस्तों मडूरो के बारे में, वो ऐसा नहीं कि कुछ घंटे पुरानी, 1-2 दिन पुरानी, नहीं, इमीडिएटली 1 बजे गया तो 1 बजे उनको पता लग रहा है कि यहां से अब मूव कर चुका है, गाड़ी में बैठ चुका है, वहां जा रहा है। दे वर ट्रैकिंग सिंस अगस्त, दे वर ट्रैकिंग। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़र करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।